कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या फिर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या फिर वर्ण। देखिए, वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है या शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब हम किसी ध्वनि को प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं, तो उसी से भाषा का निर्माण होता है, उसी से वर्ण, उसी से शब्द और फिर आगे वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, और वर्ण या फिर ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण या ध्वनि से निर्माण होता है अक्षर का, अक्षर से निर्माण होता है शब्द का, शब्द जिसे कि हम पद भी कहते हैं। अक्षर से निर्माण हो रहा है किसका? शब्द का निर्माण हो रहा है। शब्द से निर्माण होता है या पद से निर्माण होता है पदबंध का। पद से निर्माण किसका होता है? पदबंध का निर्माण होता है, और पदबंध से मिलकर के बनते हैं उपवाक्य, और उपवाक्य से निर्माण होता है वाक्य का। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण को जब हम प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं तो उससे निर्माण होता है किसका? अक्षर का निर्माण होता है। अक्षर से शब्द या पद बनते हैं, और पद से पदबंध बनते हैं, पदबंध से मिलकर उपवाक्य, और उपवाक्य से मिलकर के बनता है वाक्य। ठीक है, अगर हम बात करें वाक्य के बारे में, तो भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। ठीक है, किसी भी भाषा की सार्थक इकाई जो है वो क्या है? वाक्य है। क्लियर? तो इस प्रकार से हिंदी की भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या फिर वर्ण। इन ध्वनि या वर्णों को ही जब हम प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं, अब देखिए, प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए किसी भी ध्वनि को या किसी भी वर्ण को प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं लिपि का। ठीक है, किसी भी ध्वनि या वर्ण को प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। और हिंदी को प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी लिपि का। ठीक है, इसीलिए हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, क्योंकि हिंदी की जो ध्वनियां हैं जैसे क, ख, अ, इनको लिखने के लिए हमने जिस लिपि का प्रयोग किया है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसलिए हम कहते हैं हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या फिर वर्ण, उससे बन रहे अक्षर, अक्षर से पद बनते हैं, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से निर्माण होता है वाक्यों का, और वाक्य को हम कहते हैं भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है, अब देखिए, इन वर्णों से निर्माण होता है किसका? वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णों से किसका निर्माण होता है? वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला हम किसे कहते हैं? देखिए, देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा के अंदर जितने भी हमारे वर्ण हैं, उन वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णों का जो व्यवस्थित रूप है वही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। और हिंदी की वर्णमाला, अगर हम हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो हिंदी की वर्णमाला के अंदर है स्वर और व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला के अंदर कितनी चीजें हैं? स्वर हैं और इसके अलावा व्यंजन है। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित रूप या समूह जिसको हम कहेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। जहां पे हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला के हमने बोले कितने पार्ट हैं? 2 पार्टीशन हैं, एक जिसे हम बोलते हैं स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है,
तो वर्णमाला पढ़ेंगे और वर्णमाला के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, ठीक है। अब देखिए स्वर क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर वे वर्ण जो बिना किसी के सहयोग के बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण जो बिना किसी के सहयोग के, किसी अन्य वर्ण के सहयोग के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। और हिंदी में वर्ण क्या क्या होंगे? अ, आ, ई, छोटा ई, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और औ, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर हमारे पास जो कुल स्वरों की संख्या है, हमारे पास जो कुल स्वरों की संख्या है वो कितनी हो गई? 13 हो गई है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 है, अ से लेकर के अह तक, ठीक हो गया। अब देखिए ये तो कुल स्वरों की संख्या हो गई, लेकिन हिंदी के स्वर, इसमें से जो हिंदी के स्वर हैं, क्योंकि हमने स्वरों के बारे में क्या बोला? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अ को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, इन सभी स्वरों को हम किस रूप में बोलेंगे? स्वतंत्र रूप में बोलते हैं। लेकिन अंग और अह, अंग और अह जो है इसे हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अंग के लिए केवल एक बिंदा होता है, ठीक है। अब इस अंग को स्वर माला में लिखने के लिए या स्वरों के साथ लिखने के लिए हम अ का सहयोग ले रहे हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही अह जो है वो केवल विसर्ग है, इसको लिखने के लिए भी हम किसका सहयोग ले रहे हैं? अ का सहयोग ले रहे हैं। तो ये जो अंग और अह हैं, ये लेखन की दृष्टि से, ये लेखन की दृष्टि से तो स्वर हैं, लेखन की दृष्टि से स्वर हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। कौन? अंग और अ, ठीक है। अंग और अ लेखन की दृष्टि से स्वर है क्योंकि स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। अंग और अह का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इनके उच्चारण के लिए हमें अ का सहयोग यहां पर लेना पड़ता है, ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं अन्य जो स्वर हैं आपके। तो यहां पर अगर हम बोले कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं? तो 11, ठीक है। मूल रूप से जो स्वरों की संख्या है वो तो 13 है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो वो कितने हैं? 13 है। लेखन की दृष्टि से 11 है, लेखन की दृष्टि से 13 है, ठीक है। प्रकार के बारे में बात करें तो स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो डिवाइडेशन के आधार पर जनरली हम स्वरों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, यानी कि जिनका उच्चारण हम बहुत कम समय में कर लेते हैं, ऐसे स्वरों को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो इसमें आपका अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट जो है उसमें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। स्वरों का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है?
दो गुना समय जिन स्वरों को बोलने में लगता है, यानी ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएंगे? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा पार्ट इसके बाद आता है प्लुत स्वर। तीसरा पार्ट आता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर हम किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। देखिए, प्लुत स्वर जो है यानी 3 गुना ज्यादा समय जो स्वरों को बोलने में लगता है, जब हम स्वर को लिखते हैं, मान लीजिए जब हम, आपने देखा होगा किसी स्वर के आगे इस तरह के सिंबल्स जो बने हुए होते हैं, जैसे हम प्रयोग करते हैं हे राम, तो राम के पीछे ये जो हम सिंबल लगा रहे हैं एस 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 करके जो सिंबल लगाते हैं, इसका अर्थ है कि जिससे पहले जो शब्द है उस शब्द की अंतिम मात्रा को हमें लंबा खींचना है। और कितना लंबा खींचना है? ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय हमें इसको उच्चारण करते समय लगाना है। ठीक है, जैसे हे राम, तो यहां पे हम आ की जो मात्रा, ये जो रॉ के अंदर आ की मात्रा है, इसे लंबा खींचते हैं, तो ये किस प्रकार के स्वर कहलाएगा? प्लुत स्वर कहलाता है। जब हम ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगाते हैं इस स्वर को बोलने में। ठीक है, तो ये 3 मुख्य प्रकार हो गए किसके? स्वरों के। अब देखिए, लेखन की दृष्टि से 2 और स्वर हमारे पास हैं, अंग और अह। ठीक है, तो अंग और अह के लिए अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर हम कहेंगे किसको? अंग को कहते हैं। अंग को हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? देखो, जिन स्वरों को बोलने में, या जिस स्वर को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में नाक व मुंह दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, अनुनासिक स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों को, देखो ये स्वर केवल नाक से नहीं बोले जाते हैं, इन स्वरों को बोलने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, तो ऐसे स्वरों को हम कहते हैं अनुनासिक स्वर, जो कि हमारे पास है अंग। ठीक है, इसके बाद जो अह है, देखिए अह को हम बोलते हैं विसर्ग स्वर। अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग स्वर बोलते हैं, क्योंकि आ के पीछे यहां पे हम विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इस स्वर को हम बोल देते हैं विसर्ग स्वर। क्लियर है? और अनुनासिक और विसर्ग स्वर को, अनुनासिक और विसर्ग स्वर को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं अयोगवाह स्वर। किसे? अनुनासिक स्वर को और विसर्ग स्वर को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह स्वर बोलते हैं। ये ऐसे स्वर हैं जो लेखन की दृष्टि से तो स्वर हैं, यानी लिखे तो स्वरों के साथ गए हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर नहीं है, क्योंकि इनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्लियर है? यहां पे स्वर, कुल स्वरों की संख्या 13, जिसमें से हमने पढ़ा 11 जो है वो आपके उच्चारण की दृष्टि से स्वर हैं, और बाकी के 2 अंग और अह जो है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। प्रकार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इसके अलावा अनुनासिक और विसर्ग स्वर। अनुनासिक और विसर्ग को हम कंबाइंड रूप से एक साथ क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं, अयोगवाह स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक और विसर्ग स्वर को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं अयोगवाह स्वर, क्योंकि लेखन की दृष्टि से ये स्वर हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर नहीं है, संयोग से बोले जाते हैं अन्य स्वरों के। ठीक है, स्वर के बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं व्यंजन।
अब वर्णमाला के अंदर स्वर्ण के बाद, स्वर के बाद जो दूसरा आता है वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है, वर्णमाला में स्वरों के बाद क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। देखिए, स्वर तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। तो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। किसके सहयोग से? स्वरों के सहयोग से जो बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 33 है। ठीक है, और कुल व्यंजन अगर हम बोलेंगे तो 37 है, लेकिन आखिरी के जो 4 व्यंजन हैं, श, ज्ञ, सौ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि लेखन की दृष्टि से तो ये व्यंजन है, लेकिन मूल रूप से व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये फिर व्यंजनों के सहयोग से बोले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, और व्यंजनों में सबसे पहला जो व्यंजन का प्रकार है वो है आपका स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? देखिए, क, ख, ग, घ और अण। इस प्रकार से क से च, फिर ट, त, थ, द, न और प, फ, ब, भ, म, ये जो 5 लाइनें हैं, ये जो 5 लाइनें हैं, क, ख, ग, घ, ण, फिर इसके बाद च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये 5 लाइनें कहलाती हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों की ये जो 5 लाइनें क्या कहलाती हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। और इन 5 लाइनों को हम डिवाइड करते हैं वर्ग में। ठीक है, ये जो स्पर्श व्यंजन की 5 लाइनें हैं, हम इसको किसमें विभाजित करते हैं? वर्ग में विभाजित करते हैं। तो जो क से शुरू होता है उसे क वर्ग कहते हैं, जो च से शुरू होता है उसे च वर्ग कहते हैं, ट से शुरू होने वाला ट वर्ग और त वर्ग, ऐसे ही प वर्ग। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन के अंदर कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के अंदर कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और इन 5 वर्गों में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 25 व्यंजन हैं। ठीक है, इन 5 वर्गों में कितने व्यंजन हैं? 25 व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई, जिसे कि हम विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, ये सभी वर्ग हो गए। इसके अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनका डिवाइडेशन करते हैं। तो देखिए, क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, इन सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। यानी कि क, ख, ग, घ, अण। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि सीधा हमारे कंठ से उत्पन्न होती है, तो इन्हें कहते हैं कंठस्थ व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं, क, ख, ग, घ और अण को। ठीक, ऐसे ही च वर्ग के जो व्यंजन हैं, च, छ, ज, झ, य, इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ जो है वो हमारे तालू से टकराती है। ठीक है, किससे टकराती है? तालू से टकराती है। तो ये कहलाते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो किससे टकरा रही है? तालू से टकरा रही है, इसलिए ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद ट, ठ, ड, ध, ण। अब देखिए, कंठस्थ में साउंड सीधा हमारे गले से आ रही है आवाज, तो इसलिए इसको कंठस्थ। तालव्य में हमारी जीभ तालू से टकरा रही है, ऊपर जो हमारे जीभ के जस्ट ऊपर का सेंटर का पार्ट है तालू। और ट, ठ, ड, ढ, ण में किससे टकरा रही है? ये अब टकराएगी मूर्धन्य से। ठीक है,
मूर्धन्य व्यंजन इसको कहेंगे, यानी कि हमारे तालु और दांत के बीच का जो क्षेत्र है उससे जब ये जीभ हमारी टकरा रही है तो उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। ट, थ, ड, ध, ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। इसके बाद त, थ, द, ध और न का उच्चारण स्थान जो है उसमें हमारी जीभ किससे टकरा रही है? अब त, थ, द, ध, न के उच्चारण में जीभ टकरा रही है दांतों से, तो इसका उच्चारण स्थान है दंतव्य व्यंजन। ठीक है, ये कैसे व्यंजन कहलाएंगे? दंतव्य व्यंजन, क्योंकि हमारी जीभ दांतों से टकरा रही है। और फिर आते हैं प, फ, ब, भ, म। देखिए इसके उच्चारण में ध्यान दीजिए, प, फ, ब, भ, म बोलते समय हमारे दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं ओष्ठव व्यंजन। ठीक है, या ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। कैसे व्यंजन? ओष्ठव व्यंजन या फिर ओष्ठ व्यंजन हम इनको कहते हैं। कौन सा प्रकार है? स्पर्श व्यंजन का प्रकार है। 25 व्यंजन इसके अंदर हैं। वर्गों में हमने इनको विभाजित किया और इनके उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद प, फ, ब, भ के बाद अगला जो लाइन इसमें आएगी, देखिए आगे फिर 4 ही हैं एक लाइन में, तो य, र, ल और वो। य, र, ल और व, ये व्यंजन का दूसरा प्रकार है। व्यंजन का दूसरा प्रकार है, और ये जो प्रकार हम डिवाइड करते हैं ये इसके उच्चारण स्थान के आधार पर ही हम इसका प्रकार निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो य, र, ल और व जो हैं वो किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इन्हें बोलने में, य, र, ल, व को बोलने में जो ध्वनि है वो सीधा अंदर से यानी सीधा पेट से आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका जो उच्चारण स्थान है वही इनका प्रकार हो जाएगा। ठीक है, व्यंजनों में पहला प्रकार हमने बोला था स्पर्श व्यंजन, जिसमें अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, और य, र, ल, व जो है वो कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। और इसके बाद अगली जो लाइन हमारी आएगी श, श, श और ह। स, स, श और ह, इनका जो उच्चारण स्थान है, देखिए इन वर्णों को या इन व्यंजनों को बाहर आने में, जब ये व्यंजन हम बोलते हैं श, श, श और ह, तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, इन वर्णों के साथ क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इन्हें ऊष्म व्यंजन, या फिर इन व्यंजनों को उच्चारित करने में बहुत ज्यादा, या इन व्यंजनों को मुंह से बाहर आने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, कैसे व्यंजन कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। स, श, श और ह। ठीक, अंतिम लाइन में आते हैं इसके बाद क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, छ से क्षत्रिय आएगा यहां पर, और यहां श से श्रमिक आएगा। ठीक है, छ से क्षत्रिय, श से श्रमिक। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र ये लेखन की दृष्टि से तो स्वर हैं, सॉरी व्यंजन है। लेखन की दृष्टि से तो क्या है? व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन हमने बोला कैसे बोले जाएंगे? स्वरों के सहयोग से बोले जाएंगे। तो लेखन की दृष्टि से तो ये व्यंजन है, क्योंकि व्यंजनों के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये व्यंजनों के सहयोग से बोले जाते हैं। किसके सहयोग से? व्यंजनों के सहयोग से बोले जाते हैं। यानी छ, त्र, ज्ञ और श्र को बोलने के लिए स्वर के साथ साथ हमें व्यंजन का भी सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए जो चौथा प्रकार हमारे पास है वो है संयुक्त व्यंजन। चौथा प्रकार कौन सा है? इसके बाद संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजनों के प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और सबसे अंत में संयुक्त व्यंजन, जो खुद